नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे थे। रेडियो एक्टिविटी का खोज कैसे हुआ, किसने आविष्कार किया, वगैरह वगैरह हमने पढ़ लिया। इसके बाद रेडियो एक्टिविटी में उत्सर्जित विकिरणों के प्रकार वो हमने बता दिया। अल्फा, बीटा, गामा मूलतः एक कण है, लेकिन धाराओं के रूप में बहते हैं तो इनको अपन किरण कहते हैं। अब अपने को अल्फा, बीटा और गामा किरणों के गुण पढ़ने हैं ना। तो मैं आपको गुण से चालू करता हूं। सबसे पहले अल्फा किरणों के गुण। अब सब सुनाता चलूंगा मैं, है ना। गुण काफी सारे हैं, एक्सप्लेन भी करता चलूंगा, है ना, कि साहब इन गुणों में क्या क्या विशेष बात है। पहला गुण, अल्फा कण द्विआयनित हीलियम का परमाणु 2He4+2 या हीलियम का नाभिक है। दोनों बातें एक ही है ना। जिसका द्रव्यमान m अल्फा 4 प्रोटॉन के बराबर व इस पर आवेश धनात्मक व 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब ऐसे साहब गुण धीरे धीरे, तो साहब ये तो एक पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल है? हीलियम का शुद्ध नाभिक है ये, या द्विआयनित हीलियम का परमाणु। द्रव्यमान इसका लगभग 4 प्रोटॉन के बराबर और आवेश इस पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर वो धनात्मक होता है। ठीक है। अगली बात यह है आवेशित कण है, वो तो दिख ही गया है ना। इसलिए ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से ही अफेक्टेड होगा। आवेश पर विद्युत बल F बराबर QE और आवेश पर चुंबकीय बल F बराबर QVB sin थीटा, है ना। तो सब आवेशित होने के कारण ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होता है ना। अगली बात, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे बेरियम, प्लेटिनोसाइड, प्लेटिनोसाइनाइड, जिंक सल्फाइड आदि पर आपतन से अल्फा कण प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। प्रतिदीप्ति का मतलब चमक उत्पन्न करना होता है ना। चमक उत्पन्न करने से आप ये समझ सकते हैं कि इनको गिना जा सकता है ना। अगली प्रॉपर्टी इनकी, या यूं कहते हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट को अल्प प्रभावित करता है ना, क्योंकि इसकी भेदन क्षमता बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को अल्प प्रभावित करता है। नेक्स्ट, इसका वेग बहुत अधिक नहीं है। इसका वेग आप मान सकते हो 10% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश के वेग का 10% करीब तक ही होता है। तो इसका वेग बहुत अधिक नहीं होता। वेग अधिक नहीं होता तो स्वाभाविक है अल्फा कण की ऊर्जा भी अधिक नहीं होगी। इसके पास मात्र इतनी पर्याप्त ऊर्जा होती है कि अगर ये आपकी स्किन पर गिरे तो अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। ये बस आपकी स्किन का छोटा सा भाग यूं लाल कर देगा, प्रभावित कर देगा, है ना। यानी बहुत ज्यादा ये आपकी
बॉडी के अंदर तो पेनिट्रेट हो ही नहीं सकता, बस इतनी पर्याप्त ऊर्जा है इसके पास कि जब आपकी स्किन पर गिरेगा तो वहां छोटा सा एक स्पॉट सा बन जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट, अल्फा कण का स्पेक्ट्रम रेखीय है। ये एक विशेष बात है, इसलिए मैंने बता दिया। आपको पहले परमाणु पढ़ा दिया गया है। परमाणु में ये बात क्लियर थी कि परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय है, जो बोहर ने सिद्ध भी किया। स्पेक्ट्रम रेखीय तभी होता है जब विविक्त ऊर्जा स्तर हो। तो सब नाभिक के चारों ओर परमाणु में विविक्त ऊर्जा स्तर थे, इससे परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय था। अल्फा कण का स्पेक्ट्रम भी रेखीय है। अब स्पेक्ट्रम रेखीय है तो स्वाभाविक रूप से यह इस बात को बताता है कि जैसे नाभिक के बाहर परमाणु में विभिन्न कक्ष होते हैं, विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं, ठीक ऐसे ही नाभिक के अंदर भी विभिन्न ऊर्जा स्तर उपस्थित होने चाहिए। या एक अनुमान, जैसे अपन कहते हैं ना कि अपन ने जैसे परमाणु में ऐसा पाया तो उसका कारण विविक्त ऊर्जा स्तर थे, और नाभिक से निकलने, अल्फा कण शुद्ध नाभिक से निकलता है। अल्फा कण का स्रोत कोई और हो ही नहीं सकता, है ना। तो स्रोत कोई इसका और हो ही नहीं सकता, तो स्वाभाविक है ये जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है नाभिक की दे रहा है, और इसका स्पेक्ट्रम कैसा आ रहा है, रेखीय। तो एक आप अज्यूम कर सकते हो कि हो सकता है नाभिक के अंदर भी वैसे ही ऊर्जा स्तर हो जैसे नाभिक के बाहर विविक्त ऊर्जा स्तर परमाणु में पाए जाते हैं, है ना। अगली बात, इसकी आयनीकरण क्षमता सर्वोत्तम है, अद्भुत है। इसके आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका तो यही है कि निकलते ही वायु को आयनित कर देता है। तो कई बार अल्फा कण को डिटेक्ट करने के बजाय चारों तरफ आयन को डिटेक्ट करते हैं। अगर आयनों की मात्रा बढ़ गई तो आप समझ लीजिए कि अल्फा कण वहां पर मौजूद है, क्योंकि इसकी आयनीकरण क्षमता सर्वोत्तम है। नेक्स्ट, इसकी भेदन क्षमता सबसे कम है, अति अल्प है। भेदन क्षमता के मामले में ये बहुत है ना। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था पर्याप्त इसका वेग है, बहुत ज्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है ना। ये भी आपको बताया था कि इसके पास पर्याप्त ऊर्जा है। तो ये संघाती कण की भांति काम करता है, संघाती कण की भांति काम करता है। जैसे रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी तो नाइट्रोजन पर अल्फा कण का संघात किया, है ना, तो सब प्रोटॉन उत्सर्जित हुआ 1H1 और समस्थानिक ऑक्सीजन प्राप्त हुआ H17। तो कहने का मतलब इसके पास ऊर्जा इतनी पर्याप्त तो है कि संघाती कण के रूप में काम करेगा, यानी अटैक करता है। तो यह है कि यह कणों का उत्सर्जन करवा सकता है, कृत्रिम रेडियोक्टिवता में इसका रोल हो सकता है। नेक्स्ट, है ना, जैसे जैसे याद आ रहे हैं वैसे वैसे बताते जा रहा हूं। नेक्स्ट में है साहब, स्रोत से निकलने पर वायु में अल्फा कण द्वारा तय की गई, या यूं कहते हैं अवशोषित या समाप्त होने से पहले तय की गई क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। दोबारा सुनिए, स्रोत से उत्सर्जित अल्फा कण का वायु में अवशोषित होने से पहले तय की गई दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं, है ना। अल्फा कण की क्षैतिज परास और ऊर्जा ये दोनों अर्धायु से रिलेटेड है। इसको मैं समझाऊं, गाइगर और नटल ये दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने प्रायोगिक रूप से अध्ययन करके स्पष्ट किया कि सब जिस अल्फा कण की अर्धायु, या यूं कहते हैं जिस नाभिक की
अर्धायु जितनी कम होती है उससे उत्सर्जित होने वाले अल्फा कण की क्षैतिज परास, वेग, ऊर्जा उतनी अधिक होती है। क्लियर सब? लगभग लास्ट। एक नाभिक से उत्सर्जित अल्फा कणों के वेग लगभग समान होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न नाभिक से उत्सर्जित होने वाले अल्फा कणों के वेग भिन्न भिन्न होते हैं। एक नाभिक से उत्सर्जित होंगे तो लगभग सभी अल्फा कणों के वेग लगभग समान होंगे, लेकिन भिन्न भिन्न नाभिकों से उत्सर्जित अल्फा कणों के वेग भिन्न भिन्न होंगे। तो ये कमोबेश प्रॉपर्टीज हैं, है ना? इन प्रॉपर्टीज को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा तौर पर आप ध्यान रख लो, ये ध्यान रख लो। आवेशित है तो आपको स्वतः पता पड़ जाएगा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होता है। ये फोटोग्राफिक प्लेट को अल्प प्रभावित करता है। इसका वेग ठीक ठाक है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, प्रकाश के वेग का 10% तक मान सकते हैं। इसकी भेदन क्षमता अति अल्प है, इसकी आयनीकरण क्षमता जबरदस्त है। इसका स्पेक्ट्रम रेखीय है, जो दर्शाता है कि नाभिक के अंदर भी शायद वैसे ऊर्जा स्तर है जैसे नाभिक के बाहर परमाणु में होते हैं, है ना? पर्याप्त इसके पास ऊर्जा होने के कारण यह आपकी स्किन पर हल्का सा धब्बा डाल सकता है ना? यह संघाती कण के रूप में काम आ सकता है। यह बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड, जिंक सल्फाइड आदि पर आपतन से प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है, जो गिनने में सहायता करते हैं। फिर मैंने क्षैतिज परास के संदर्भ में बताया कैसा वायु में अवशोषित होने से पहले अल्फा कण द्वारा तय की गई सरल रेखीय दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। गाइगर व नटल के अनुसार जिस अल्फा कण की अर्धायु जितनी कम होती है उनसे उत्सर्जित जिस नाभिक की अर्धायु जितनी कम होती है उससे उत्सर्जित अल्फा कणों की वेग, ऊर्जा व क्षैतिज परास उतनी ही अधिक होगी। तो ये सब मोटे तौर पर अल्फा किरणों के गुण या अल्फा कणों के गुण। अब आ जाइए सब नंबर 2, है ना? ये बस कमोबेश अब आप इसमें से 2, 4, 5 को याद रखिए। बीटा किरणों के गुण, ठीक है साहब? ये अब धीरे धीरे कम होते जाएंगे। बीटा किरणों के गुण, है ना? पहला, बीटा किरण या बीटा कण मूल रूप से या शुद्ध रूप से नाभिक से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हैं, कक्षीय इलेक्ट्रॉन नहीं, है ना? यह नाभिक से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, कक्षीय इलेक्ट्रॉन नहीं। इसलिए बीटा कण पर आवेश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। यह भी बीटा पार्टिकल है, इसको अपन बीटा प्लस कह देते हैं। यह भी बीटा पार्टिकल है, इसको बीटा माइनस कह देते हैं। इसका मैंने आपको बताया था, इसको आप पॉजिट्रॉन भी कह सकते हैं। तो दोबारा सुन लें, यह मूलतः नाभिक से उत्सर्जित शुद्ध इलेक्ट्रॉन है, कक्षीय इलेक्ट्रॉन नहीं। इस पर आवेश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, यानी बीटा कण फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 हैं, लेकिन इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। यह बीटा प्लस, बीटा माइनस, बीटा प्लस को आप पॉजिट्रॉन भी कह सकते हो। द्रव्यमान इसका इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब नगण्य नहीं है। ठीक है साहब? अभी सब कारण स्पष्ट कर दिया जाएगा। अभी सब बातें धीरे धीरे ये स्पष्ट कर देंगे। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है, जैसे अल्फा कण अल्प प्रभावित करता है, यह करता है। नेक्स्ट, इसकी अगर आयनीकरण क्षमता की बात करें तो इसकी आयनीकरण क्षमता अल्फा से कम है, लेकिन गामा से ज्यादा है। नेक्स्ट,
इसकी भेदन क्षमता की बात करें तो इसकी भेदन क्षमता अल्फा से अधिक है और बीटा से कम है, सॉरी गामा से कम है। तो भेदन क्षमता, आयनीकरण क्षमता तो अल्फा से कम लेकिन गामा से ज्यादा। भेदन क्षमता की बात करें तो अल्फा से अधिक और गामा से कम है। अगली बात, इसका वेग प्रकाश के वेग का 1% से 90% के बीच कुछ भी हो सकता है, यानी लगभग सभी संभव वेग के बीटा कण नाभिक द्वारा उत्सर्जित होते हैं। इसका एक परिणाम अभी और समझाऊंगा मैं, है ना। एक बात और से पहले ये तो समझ लो कि इसका वेग प्रकाश के वेग का 1% से 90% के बीच कुछ भी हो सकता है, यानी एक नाभिक से उत्सर्जित सभी बीटा कण या एक नाभिक से सभी वेग वाले बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। हाथों हाथ इससे संबंधित एक बात और समझाता हूं। जब आपको मैंने वेग बता दिया तो अब आप ये समझ जाओ कि इसका मतलब किसी तत्व के नाभिक से सभी संभव ऊर्जा के बीटा कणों का उत्सर्जन होता है। सभी संभव ऊर्जा वाले बीटा कणों का उत्सर्जन होता है, मतलब बीटा कण का स्पेक्ट्रम सतत है। तो सब ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा है अपने को, ये इंफॉर्मेशन अल्फा का विरोध कर रही है। अल्फा वाला तो स्पेक्ट्रम कैसा था, रेखीय, लेकिन बीटा वाला स्पेक्ट्रम कैसा है, सतत। दोबारा दो बातें और सुनेंगे आप। मैं कह रहा हूं इसका वेग प्रकाश के वेग का 1% से 90% के बीच कुछ भी हो सकता है, मतलब एक नाभिक से सभी संभव वेग के बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। इसी से रिलेट किया मैंने कि इसका मतलब नाभिक से सभी संभव ऊर्जा के बीटा कणों का उत्सर्जन होता है, मतलब बीटा कण ऊर्जा रखता है और ठीक ठाक रखता है ना, क्योंकि वो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर रहा है, उसकी भेदन क्षमता अल्फा से अधिक है ना। तो सब सभी संभव ऊर्जा के बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। इसका मतलब बीटा कण का स्पेक्ट्रम क्या हुआ, बीटा कण का स्पेक्ट्रम सतत हुआ। बीटा कण का स्पेक्ट्रम सतत है जबकि अल्फा कण का स्पेक्ट्रम रेखीय है। तो इसका मतलब बीटा कण अल्फा कण के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन का विरोध कर रहा है या उसकी इंफॉर्मेशन उससे विपरीत है। अंतिम बात, ये नाभिक के अंदर उपस्थित नहीं है, तो फिर नाभिक से इसका उत्सर्जन कैसे संभव? भाई नाभिक के अंदर तो इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है नहीं, तो फिर नाभिक से उत्सर्जित कैसे होगा? ठीक है साहब। तो साहब अब बात को समझो, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रूपांतरण होता है। देखो आप, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में रूपांतरित होगा, बैलेंस करो इक्वेशन को, तो ये बीटा माइनस, देखो बैलेंस हो गया, -1 + 1 0 है ना, इसको कहते हैं बीटा माइनस कण। जब ये उत्सर्जित होते हैं, एंटी न्यूट्रिनो इसके साथ अटैच करना चाहिए, पाउली ने इसको साथ लगाया है, क्योंकि बीटा कण के उत्सर्जन में चक्रण कोणीय संवेग संरक्षण व ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं होता, इसलिए ये एंटी न्यूट्रिनो कण जोड़ा गया है ताकि जो अभिक्रिया अपन लिखें वो ऊर्जा संरक्षण व चक्रण कोणीय संवेग संरक्षण दोनों का पालन करे। ठीक है साहब। तो साहब जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा उस समय साफ दिख रहा है कि बीटा यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। इसका उल्टा, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में रूपांतरित होता है, फिर वापस बैलेंस करो इक्वेशन को, तो ये +1 0, इसको कहते हैं अपन बीटा प्लस कण। इसके साथ जोड़ना पड़ता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो के बारे में मैं दोबारा बता देता हूं।
बीटा कण के उत्सर्जन के समय ऊर्जा संरक्षण व चक्रण कोणीय संवेग संरक्षण के नियम की पालना नहीं होती है। कोई भी इक्वेशन में अगर संरक्षण के नियम की पालना नहीं होती तो इक्वेशन सही नहीं मानी जाएगी, यानी वो प्रक्रिया संपन्न हुई ऐसा नहीं माना जाएगा। वैज्ञानिक पाउली ने सन 1939 में स्पष्ट किया कि बीटा कण के साथ एक अन्य कण भी उत्सर्जित होता है जो द्रव्यमानहीन है, आवेश रहित है, लेकिन उसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। वो उसका चक्रण कोणीय संवेग प्लस माइनस हाफ h/2π होता है। इस कण को न्यूट्रिनो का और न्यूट्रिनो के प्रतिकण को एंटी न्यूट्रिनो कहा गया। तो ये सब बीटा कण नाभिक में नहीं है, फिर भी इसकी उत्पत्ति की संभावना न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में और प्रोटॉन के न्यूट्रॉन में रूपांतरण से बनती है। इसका मतलब यह मान लेना चाहिए कि बीटा कण वास्तव में नाभिक से ही उत्सर्जित हो रहा है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रूपांतरण होता है। अब एक छोटी सी बात जो लास्ट में बोल देता हूं, और देखो साहब, बीटा किरण भी इलेक्ट्रॉन से निर्मित धारा है और कैथोड किरण भी इलेक्ट्रॉन से निर्मित धारा है, लेकिन दोनों में फर्क है। बीटा किरण की चाल बहुत अधिक होती है, प्रकाश की चाल की 1% to 90%, जबकि कैथोड किरण की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम है। इससे दोनों में भेद स्पष्ट है। भेद स्पष्ट है का मतलब कैथोड किरण आर्टिफिशियली जनरेट की गई है, वो मैंने बता ही दिया था आपको। अल्फा कण वो अपन डेविसन जर्मर के डेविसन जर्मर का प्रयोग में पढ़ रहे थे, और ये प्राकृतिक रूप से ऊर्जा लेकर नाभिक से आता है, तो इसका ऊर्जा बहुत अधिक होती है कैथोड किरण की तुलना में। इसलिए कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन से निर्मित होने के बावजूद भी बीटा किरण के समतुल्य नहीं है। ठीक है साहब। अब आ जाइए सब गामा किरणों के गुण। अब इसमें से देखो, मैं आपको भी फिर बता देता हूं गामा किरणों के गुण, है ना। बस एक बार फास्ट सुना देता हूं कि 2-4 तो आपको प्रॉम्प्ट रखने चाहिए, है ना। तो 1-2 मैं अभी खटाखट से बता देता हूं 2 मिनट में, है ना। क्या क्या बताया था मैंने? ये नाभिक से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, कक्षीय इलेक्ट्रॉन नहीं। इस पर आवेश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान इसका नगण्य यानी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, है ना। ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। इसकी भेदन क्षमता अल्फा से अधिक है, गामा से कम है। इसकी आयनीकरण क्षमता अल्फा से कम है, गामा से अधिक है। एक नाभिक से उत्सर्जित बीटा कण के वेग 1% से या प्रकाश की चाल के 1% से 90% के बीच कुछ भी हो सकता है, यानी सभी संभव वेग का बीटा कण नाभिक उत्सर्जित करता है। फिर साहब इसी से जोड़ दिया मैंने, कनेक्ट कर दिया कि इसका मतलब नाभिक से उत्सर्जित बीटा कण सभी संभव ऊर्जा के हो सकते हैं। इसका मतलब बीटा कण का स्पेक्ट्रम सतत होता है। फिर नेक्स्ट में मैंने आपको समझा दिया नाभिक के अंदर बीटा कण यानी इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी नाभिक से इसका उत्सर्जन क्यों माना गया? तो सीधी सीधी बात है कि नाभिक से उत्सर्जित मानने के पीछे ये लॉजिक है कि न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में और प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में रूपांतरण होता है। ठीक है सर। लास्ट में बता दें कैथोड किरण और बीटा किरण में अंतर है रात दिन का। अब आ जाओ गामा किरणों के गुण, है ना। गामा किरणों में ज्यादा दिक्कत नहीं है। गामा किरणों की बहुत ज्यादा आप समानता प्रकाश से ले लीजिए, प्रकाश और गामा किरणें एक हैं। तो साहब गामा किरणें मूलतः विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, जिसको आप गामा फोटोन भी कह सकते हो, गामा कण भी कह सकते हो, गामा किरण भी कह सकते हो। दोबारा ध्यान से सुने, गामा किरण मूलतः विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसे गामा फोटोन भी कहते हैं और गामा कण भी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट, विराम अवस्था में इसका द्रव्यमान या ये विराम अवस्था में द्रव्यमानहीन है। गतिशील अवस्था में इसका द्रव्यमान अपन ने उस समय जब विद्युत चुंबकीय या अपन आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण पढ़ रहे थे तो उसमें बता ही दिया था कि गतिशील अवस्था में इसका द्रव्यमान h/c² होता है। विराम अवस्था में
इसका द्रव्यमान शून्य होता है ना, यानी एक तरह से द्रव्यमानहीन कण है। यह आवेश रहित कण है, इस पर कोई आवेश नहीं है, विद्युत उदासीन है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ आप। आवेशित है, आवेशित नहीं है, इससे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट, इसकी भेदन क्षमता सबसे उत्तम है, अल्फा और बीटा दोनों से शानदार है ना। नेक्स्ट, इसकी आयनीकरण क्षमता सबसे कम है। नेक्स्ट, यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, प्रकाश की भांति निर्वात में इसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। नेक्स्ट, प्रकाश की भांति इसका भी आप परावर्तन, अपवर्तन आदि इत्यादि देख सकते हैं या दिखाई देता है। नेक्स्ट, इसका स्पेक्ट्रम भी अल्फा कणों की भांति रेखीय होता है, जो पुनः इस बात को बताता है कि सब नाभिक के अंदर ऊर्जा स्तर विविक्त हैं। क्लियर सब? जब तत्व के नाभिक से अल्फा या बीटा किरण उत्सर्जित होती है तो नाभिक उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में संक्रमण के समय ऊर्जा कण के रूप में गामा फोटोन यानी गामा किरण का उत्सर्जन होता है। एक्स किरण व गामा किरणों में बहुत अधिक समानता है, लेकिन इनके स्रोत का फर्क है। स्रोत का फर्क बोले तो गामा किरणें नाभिक से, जबकि एक्स किरणें नाभिक के बाहर परमाणु द्वारा उत्सर्जित होती हैं, है ना। तो सब गामा किरणों का तो आप प्रकाश के संदर्भ में बात याद रख के बोल सकते हैं। मैं दोबारा एक बार फ्लो फास्ट बोल देता हूं। नंबर 1 है ना, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिससे आप गामा फोटोन या गामा कण भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, इसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। गतिशील अवस्था में इसका द्रव्यमान अपन आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण से पहले पढ़ चुके हैं। ये एक विद्युत उदासीन कण है ना। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है, इसकी आयनीकरण क्षमता सबसे कम है। प्रकाश की भांति निर्वात में इसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। यह आ गया है ना। इसमें अपन ने बोला और निर्वात में इसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होते हैं। इसका भी परावर्तन, अपवर्तन आदि इत्यादि होता है ना। इसका स्पेक्ट्रम रेखीय है, जो ये दर्शाता है कि नाभिक के अंदर वैसे भी ऊर्जा स्तर है जैसे नाभिक के बाहर परमाणु में होते हैं। ठीक है, जब तत्व के नाभिक से अल्फा या बीटा किरणों का उत्सर्जन होता है उस समय नाभिक उत्तेजित अवस्था में रहता है। उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में संक्रमण के समय नाभिक द्वारा उत्सर्जित कण को गामा किरण कहते हैं। लास्ट, गामा किरण और एक्स किरणों में बहुत अधिक समानता है। क्लियर? लेकिन दोनों के स्रोत का फर्क है। स्रोत का फर्क बोले तो गामा किरण शुद्ध नाभिक से उत्सर्जित होती है, जबकि जो एक्स किरण है वो नाभिक के बाहर परमाणु से उत्सर्जित होती है। यह यहां मैं बोल नहीं पा रहा था एक जगह, तो वो यूं था कि निरावेशित है, इससे विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है। तो सभी अल्फा बीटा गामा किरणों के गुण मैंने आपको बताने की ये कोशिश की कि मोटे मोटे तौर पर कुछ कुछ याद रख लीजिए, है ना। ठीक है, ये इसकी जैसे इक्वेशन भी दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं। ये एक्स इन एक्साइट पोजीशन, ये सब नॉर्मल, ये उत्तेजित अवस्था, ये सामान्य अवस्था, और ये गामा फोटोन। तो इसकी इक्वेशन को ऐसे भी दिखाते हैं, है ना। इसके उत्सर्जन से न तो द्रव्यमान प्रभावित हो रहा है न आवेश प्रभावित हो रहा है। ये तो अल्फा बीटा गामा किरणों के गुण। अब आ जाइए वह टॉपिक जिनका एग्जाम में वजूद है। अब आते हैं साहब रेडियो एक्टिव
संबंधी रदरफोर्ड सोडी के नियम, या आप इसे कह सकते हो विघटन या क्षय के नियम। अब बात को थोड़ा सा समझो सब। अब टॉपिक इंपोर्टेंट फेज में जा रहे हैं, है ना। अब देखो, रदरफोर्ड और सोडी दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी का प्रायोगिक अध्ययन किया। प्रायोगिक अध्ययन में जो विश्लेषण प्राप्त हुए, उन विश्लेषणों को नियम का रूप दिया गया। इन नियमों को हम क्षय के नियम या विघटन के नियम कहते हैं, है ना। थ्योरी ये सब है ना। अब यहां पे से थ्योरी कम हो जाएगी, अब थ्योरी का काम नहीं रहा, है ना। तो इन नियमों को विघटन के या क्षय के नियम के रूप में जाना जाता है। अब विश्लेषण में क्या क्या देखा गया सब, पहले थ्योरेटिकल, है ना। यह यानी रेडियो एक्टिविटी एक स्वतः क्रिया है जो ताप, दाब, आयतन आदि से प्रभावित नहीं की जा सकती है। रेडियो एक्टिविटी एक पूर्णतः स्वतः क्रिया है जिसे आप ताप, दाब, आयतन आदि किसी से भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं। अगली बात, रेडियो एक्टिविटी पूर्णतः नाभिक का गुण है जिससे भौतिक व रासायनिक विधि द्वारा प्रभावित करना संभव नहीं है। ये परिभाषा में बोला था, नाभिक के स्वतः विघटन की क्रिया को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो स्वतः विघटन की क्रिया को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, उसी समय स्पष्ट हो गया कि साहब इससे रासायनिक या भौतिक विधि से प्रभावित करना संभव नहीं है। नेक्स्ट में है सब, ये एक यादृच्छिक प्रक्रिया है, रैंडम प्रोसेस, है ना, जिसमें कब कौन सा नाभिक विघटित होगा यह बता पाना संभव नहीं है। हां, यह जरूर कह सकते हैं अपन कि एक निश्चित समय अंतराल में विघटित नाभिकों की औसत संख्या समान होती है, लेकिन यह कहना संभव नहीं है कि रेडियो एक्टिविटी में कब कौन सा नाभिक विघटित होगा। हां, एक निश्चित समय अंतराल में विघटित नाभिकों का औसत लगभग जाना जा सकता है। यह तो होगी थ्योरेटिकल बातें। तो थ्योरेटिकल बात में पहले क्या हुई, यह पूर्णतः स्वतः क्रिया है ना, जिसे भौतिक व रासायनिक या यूं कहते हैं जिससे ताप, दाब, आयतन आदि से प्रभावित करना पॉसिबल नहीं है। सेकंड में अपन ने क्या बोला, यह नाभिक का गुण है, स्पेशली भारी नाभिक का गुण है जिससे भौतिक व रासायनिक विधि से प्रभावित नहीं कर सकते। लास्ट में क्या बोला, यह एक रैंडम यादृच्छिक प्रक्रिया है जिसमें यह बता पाना संभव नहीं है कि कौन सा नाभिक कब विघटित होगा। हां, एक निश्चित समय अंतराल में विघटित नाभिकों का औसत जाना जा सकता है। अब आ जाइए साहब, यहां तक एक थ्योरेटिकल फेनोमिना था। अब बोर तो आप भी होंगे, पर अब बोर मैं भी हुआ हूं, है ना साहब। पर वो बताना होता है, जस्ट
आपको एक बार सुना दिया, आपके कानों में आप पढ़े गए तो आपको कुछ तो इसमें से याद है। अब आ जाइए प्योर का, ये सब अब आ जाइए, रदरफोर्ड सोडी की बात चल रही है, चरघातांकी क्षय का नियम है ना साहब, चरघातांकी क्षय का नियम। ये सब गणितीय है और यही है जिस टॉपिक के आने की संभावना जबरदस्त होती है, शानदार इसकी पॉसिबिलिटी होती है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनिए, अब मैथमेटिकल है। ये कहता है रदरफोर्ड तथा सोडी के अनुसार रेडियो एक्टिव पदार्थ में उपस्थित, अब देखो यहां पर एक चीज मैं बोलूंगा, सक्रिय परमाणु ऐसा बोलूंगा मैं। तो देखो शुद्ध यूरेनियम लेके थोड़ी बैठे हो आप, शुद्ध रेडियम लेके थोड़ी बैठे हो, लवणों के रूप में लेके बैठते हैं। मान लीजिए जैसे यूरेनियम क्लोराइड ही हो गया, तो क्लोराइड थोड़ी विघटित होगा, विघटन का गुण तो यूरेनियम में ही है। एक बात और बता दूं मैं कि नाभिक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता। कोई नाभिक रेडियो एक्टिव है, आपसे कोई पूछे क्या इससे रासायनिक अभिक्रिया प्रभावित होंगी? बिल्कुल नहीं। किसी नाभिक के रेडियो एक्टिव होने से रासायनिक अभिक्रियाएं अफेक्ट नहीं होती हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया परमाणुओं के बीच बॉन्डिंग की एक प्रक्रिया है, उसमें नाभिक की कोई भूमिका नहीं होती। जैसे यूरेनियम क्लोरीन से क्रिया करके यूरेनियम क्लोराइड बनाएगा, उसमें उस नाभिक का भूमिका नहीं। हां, यह जरूर है कि यूरेनियम क्योंकि रेडियो एक्टिव है, तो यूरेनियम क्लोराइड बन चुकने के बाद भी वो उसका विघटन जारी रहेगा, क्योंकि उससे कोई रासायनिक भौतिक प्रक्रिया प्रभावित नहीं कर सकती। तो वो यूरेनियम क्लोराइड के रूप में हो या किसी यूरेनियम सल्फाइड के रूप में या किसी भी रूप में हो, तो सल्फाइड थोड़ी डिफॉर्म होगा या क्लोरीन थोड़ी डिफॉर्म होगा, बस यूरेनियम डिफॉर्म होगा, यानी उसमें होगा वो स्वतः विघटित होगा। तो कहने का मतलब आपको शुद्ध रेडियो एक्टिव पदार्थ कहां मिल रहा है? लवणों के रूप में मिल रहा है। तो इसलिए मैं उसमें रेडियो एक्टिव नाभिक को सक्रिय बोलूंगा। जैसे यूरेनियम क्लोराइड में बोलूंगा सक्रिय परमाणु, तो सक्रिय परमाणु किसका होगा? यूरेनियम का। क्लोरीन का या क्लोराइड का परमाणु सक्रिय तो हो ही नहीं सकता, वो कौन सा विघटित हो रहा है ना। तो कहने का मतलब मैं जो नियम बोल रहा हूं, रदरफोर्ड तथा सोडी के अनुसार रेडियो एक्टिव पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं के विघटन की दर, अब कौन से परमाणुओं के विघटन की दर? जो रेडियो एक्टिव है ना, या क्षय की दर, या प्रति सेकंड विघटित परमाणुओं की संख्या, तीनों बातें एक है। तो मैं बोल रहा हूं रेडियो एक्टिव पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं के विघटन की दर ऑब्लिक क्षय की दर ऑब्लिक प्रति सेकंड विघटित परमाणुओं की संख्या। ये एक पैराग्राफ। उस क्षण उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। उस क्षण सक्रिय परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अब मैं यहां सक्रिय किसके लिए बोल रहा हूं? मैं यहां सक्रिय बोल रहा हूं जो रेडियो एक्टिव हैं उनके लिए बोल रहा हूं। यानी यूरेनियम क्लोराइड है तो मैं यूरेनियम के लिए बोल रहा हूं, क्लोरीन के लिए नहीं। अब मैं इस चीज को मैं समझाता हूं, फिर वापस माना प्रारंभ में, अब ध्यान से सुनना साहब, ये क्योंकि काम की चीज है। प्रारंभ में मतलब t बराबर 0 पर, है ना। सक्रिय नाभिक के दो या परमाणु के दो ना,
सक्रिय नाभिकों की संख्या। बहुत ध्यान से समझना, आगे के 3 एक टॉपिक इसी से रिलेटेड है और यही इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही पूछेंगे। सक्रिय नाभिकों की संख्या मान लीजिए N0 है, ये ध्यान रखना है ना, बहुत काम की चीज है, आगे ध्यान रखना पड़ेगा इसका। तो साहब प्रारंभ में मतलब t बराबर 0 पर सक्रिय नाभिकों की संख्या N0 है ना। t समय पर, अब समय गुजर गया, समय पर सक्रिय नाभिक, सक्रिय कौन से, जो विघटित होने का गुण रखते हो, t समय पर सक्रिय नाभिक n, अब N0 तो रहेंगी नहीं। मान लीजिए शुरू में सक्रिय नाभिक 100 थे, तो भी विघटन तो जारी है। अब आपने 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 5 मिनट बाद, 5 घंटे बाद जब भी देखा, तो उस समय सक्रिय नाभिक 100 तो नहीं रह सकते, वह मान लीजिए कितने रह गए, n, है ना। तो t समय पर सक्रिय नाभिक n है ना, n, तथा इसी क्षण dt समय में dn नाभिक विघटित हो जाते हैं। देख लो, शुरू में सक्रिय नाभिकों की संख्या N0 थी, ये याद रखना पड़ेगा। 3 एक टॉपिक है, इन्हीं में से आएगा एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% छप गया मान लो आप। तो सब शुरू में तो N0 है, अब मैंने आपको अंक वाइज समझा दिया कि 100 है, 150 है, 200 है। अब आप उस समय ही सक्रिय नाभिक गिनो, ये जरूरी तो है नहीं। आपने मान लिया 1 घंटे बाद देखा, 2 घंटे बाद देखा, 2 दिन बाद देखा, 5-7 दिन बाद देखा, जब भी आपके पास फुर्सत हुई। अब उस समय सक्रिय नाभिक क्या 100 ही रहेंगे जो 2 दिन पहले थे? नहीं, क्योंकि विघटन तो जारी है। मान लीजिए 25 नाभिक विघटित होगी तो 75 ही बचे ना, मैंने उनको लिख दिया n, है ना, पेन चेंज कर लूं, मैंने लिख दिया n। अब इसी समय आपने देखा कि dt समय में dn नाभिक विघटित हो गए, तो ध्यान से, तो विघटन की दर या क्षय की दर या प्रति सेकंड विघटित नाभिक परमाणु, जो भी है ना, नाभिकों की संख्या। अब आप कुछ भी कहो, है ना, आपको विघटन की दर, आपको क्षय की दर, या आपको प्रति सेकंड विघटित परमाणुओं की संख्या कितनी होगी साहब? माइनस dn dt, क्योंकि dt समय में कितने नाभिक विघटित हुए? dn, तो विघटन की दर हुई dn dt। माइनस क्यों लगाया? माइनस इससे लगाया कि विघटन हो जाने से सक्रिय नाभिकों या सक्रिय परमाणुओं की संख्या में कमी हो रही है, इसने क्या आ गया यहां? माइनस चिन्ह। तो ऋण चिन्ह दर्शाता है कि साहब समय बीतने पर सक्रिय नाभिकों की संख्या कम होती जा रही है। ठीक है साहब, परिभाषा अनुसार पूरा कर रहा हूं साहब ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो कुछ छोड़ना नहीं चाहता। परिभाषा के अनुसार क्या कहते हैं कि विघटन की दर उस क्षण उपस्थित सक्रिय नाभिकों की संख्या, सक्रिय परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती। तो इस क्षण जब आपने विघटन लिया था तो इस समय सक्रिय परमाणु कितने थे?
n। आपने अगर ऊपर ले लिया होता तो मैं क्या लिखता, n0। तो इस समय जब आपने विघटन की दर ली उस समय सक्रिय परमाणु संख्या n थी, तो उस क्षण सक्रिय परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है ना। यानी माइनस dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा n। ठीक है, यहां पर लैम्डा समानुपातिक स्थिरांक है ना, जिससे क्षयांक यानी डीके कहते हैं, है ना। 1 से लैम्डा बराबर माइनस dN/dt अपॉन n, इसका मात्रक आ गया प्रति सेकंड। यानी ये प्रति सेकंड विघटित परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। प्रति सेकंड विघटित परमाणुओं की संख्या क्षयांक दर्शाता। तो क्षयांक से आपको इंटेंसिटी पता पड़ जाएगी क्षय की, किस तरह से क्षय हो रहा है उसकी इंटेंसिटी आप क्षयांक से पता कर सकते हैं। क्षयांक वह भौतिक राशि है। चलो साहब, तो क्षयांक का इंट्रोडक्शन हो गया, यहीं इसको खत्म कर दिया। ये समानुपातिक स्थिरांक है जिसे क्षयांक कहते हैं। इसका मात्रक प्रति सेकंड है, ये दर्शाता है प्रति सेकंड विघटन की, विघटित परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। यानी विघटन की दर इससे पता लग जाती है कि किस तरीके का विघटन चल रहा है। अब ध्यान से सुनेंगे, कंटिन्यू है। आप जब एकेडमिक का पेपर देंगे तो इस पोर्शन को फैलाइएगा मत, इस पोर्शन को रोक दीजिएगा। आपका काम है समीकरण 1 से आप ये निकालने जाएंगे कि t समय पश्चात शेष सक्रिय परमाणुओं की संख्या कितनी है। शेष विघटित परमाणुओं की संख्या नहीं, है ना। तो सब t समय में शेष सक्रिय परमाणुओं की संख्या के लिए, है ना। देखो मैं बहुत क्लियर लिखता हूं, t सेकंड में या t समय में लिख दो ना, ये t दिन भी हो सकता है इसका मात्रक, इसलिए मैंने t लिख दिया ना। t समय में शेष सक्रिय नाभिक या परमाणु ना, नाभिकों की संख्या के लिए समीकरण 1 से, अभी मैं साहब ठहरूंगा, पहले इसको जमा दें 1 को। अब आप जानते हैं कि आपको n चाहिए तो पहले सजाती के साथ सजाती कर दीजिए और बाकी सबको एक साथ कर दीजिए, माइनस लैम्डा dt। आप यहां ठहरिए, आप यहां पर बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। t समय में शेष सक्रिय नाभिकों की संख्या, शेष, आप पूछेंगे विघटित परमाणु की संख्या, तो अभी विघटित परमाणु की संख्या की बात नहीं चल रही है। मैंने यही लिखा कि t समय पर सक्रिय नाभिक इतने रह गए, तो कितने रह गए वो बताने जा रहा हूं मैं। कितने विघटित हो गए उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो समीकरण का समाकलन करें, समाकलन से, अभी सब समझा दूंगा साहब मैंने। समाकलन से dn अपॉन n माइनस लैम्डा तो कांस्टेंट है, dt। लिमिट दे रखी है आपको साफ, t बराबर 0 पर सक्रिय परमाणु कितने थे, n0। समय t पर
सक्रिय परमाणु कितने, n, लिमिट मिल गई। तो प्रारंभ में t बराबर 0 पर सक्रिय परमाणु की संख्या n0 थी और t समय पर ये कितनी रह गई, n रह गई घटकर, है ना। इसका समाकलन कर दो, 1/x dx log x, तो 1/n dn का log n। इसका समाकलन करें साहब, log n लोअर लिमिट n0 और अपर लिमिट n बराबर माइनस लैम्डा dt का समाकलन करें t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। ये सब आप देख लीजिए, इसका समाकलन कर दिया मैं। देखो बहुत सिंपल, आपको एग्जाम में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और ये फाइनल सी चल, ये बीच का डीके को आप मत बताना वहां पे ना, वहां जरूरत नहीं पड़ेगी डीके को ज्यादा फैलाने की, है ना। ये सब समाकलन कर दिया, ये लॉग उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, है ना। खटाखट कर देता हूं साहब, ज्यादा कुछ बचा नहीं है अब करने को। यह लॉग n0 इज इक्वल टू माइनस उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये साहब आप इसको लिख सकते हो लॉग n/n0, है ना। और यहां आप माइनस लैम्डा टी, इनवर्स ले लो, लॉग का इनवर्स क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल। ये साहब इनवर्स ले लिया, है ना, लॉग इनवर्स लेने पर। यानी अब मैं दोबारा लिख देता हूं, t समय बाद सक्रिय परमाणु या नाभिक, है ना, जो ये मैं बार बार दो बातें बोल रहा हूं इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, आप दोनों में से कुछ भी। कितने रहेंगे साहब, n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। ये साहब t समय पश्चात शेष सक्रिय परमाणुओं की संख्या इतनी रह गई, है ना। इसमें साहब गणितीय स्थिरांक e यानी चर घातांकी यानी एक्सपोनेंशियल उपस्थित है, इससे इस नियम को चर घातांकी क्षय का नियम कहा गया। ठीक है साहब, अब इसका पहले ग्राफ खींच लेते, फिर मैं आपके मन की बात को बता दूंगा। इसकी हर चीज इंपॉर्टेंट है, तो पहले वो बता देता हूं जो आपको करके आना है ना। ये सब सक्रिय नाभिक या मैंने बोल दिया परमाणु, आप कुछ भी लिखें। प्रारंभ में सक्रिय नाभिक n0 है, लिख रखा है अपन ने। ये प्रारंभ में सक्रिय नाभिकों की संख्या n0 है। समय बीतने पर सक्रिय नाभिकों की संख्या तेजी से घटेगी, तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ही आता है। ये ध्यान रखना, ये नहीं मिलेगा। ये कहां मिलेंगी दोनों लाइनें, अनंत पर। ये किसका ग्राफ है, n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी का, है ना। तो ये ग्राफ बताता है कि समय बीतने पर विघटन की दर भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है ना। समय बीतने पर सक्रिय नाभिकों की संख्या तो तेजी से कम हो ही भी है क्योंकि विघटन हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी का। ये एक ही अक्ष को टच करेगा, जिस भी गणितीय व्यंजक में e मौजूद हो वो एक ही अक्ष को टच करता है। दूसरी अक्ष कहां पे टच करेगा, अनंत पर। तो यहां मैं लिखूं तो नहीं, पर आप इसको टच मत करा देना। तो साहब अपन निकालते हैं t समय बाद सक्रिय परमाणुओं की संख्या। क्लियर? ये सब आपके जो मुझे लगता है ये सब स्टेप्स वगैरह बस आपको जहां जहां मैंने अंडरलाइन कर रखी है पढ़ लेना, नाभिकीय भौतिकी में, और लास्ट में ग्राफ बनाना। तो आपको मैं पहले बता दूं क्योंकि नाभिकीय भौतिकी में कुछ ज्यादा है नहीं, थ्योरेटिकल से तो पूछते नहीं, तो आपको नियम लिख देना। नियम क्या लिखना है, रदरफोर्ड सोडी के अनुसार रेडियो एक्टिव पदार्थ में उपस्थित नाभिकों के क्षय की दर, विघटन की दर या प्रति सेकंड विघटित परमाणु की संख्या
उस क्षण उपस्थित सक्रिय परमाणु की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। ये 2 लाइन अगर आप समझा सको तो समझा देना, वरना परिभाषा अनुसार बता देना। इस लैम्डा वाले प्रोग्राम को ज्यादा मत फैलाइएगा, आप सीधा इधर आ जाइए, है ना। फिर मैंने आपके सामने शॉर्ट में जो कर सका सो। अब क्या है, ये तो आपको बताया जा रहा है t समय पर बाद सक्रिय परमाणुओं की संख्या। अब देखो नॉट, ये अलग से लिखा, t समय में विघटित परमाणुओं की संख्या। अब ध्यान से समझना, क्या है, फिर आगे चक्कर नहीं पड़ेगा आपने। देखो सर, मैं आपको इससे समझा दो सामान्य गणित से। जैसे शुरू में सक्रिय परमाणु थे, मान लीजिए 100, उदाहरण के लिए। इस इक्वेशन का आप यूज करोगे, इसमें समय वगैरह टी वगैरह पुट करोगे। मान लीजिए जैसे टी बराबर 2 घंटा, 2 आवर। शेष सक्रिय परमाणु की संख्या कितनी होगी, मान लीजिए रहेगी 40। तो ये तो बताएगा कि 40 रह गई, ये तो ये बताएगा। अब 100 थी और 40 रह गई, तो ये तो रह गई, कोई बता रहा है। अब आपसे किसी ने पूछ दिया कि विघटित कितनी हुई, तो विघटित कितनी हुई, तो आप कहोगे 100 माइनस 40, इतना विघटन, यानी 60 नाभिकों का विघटन हो गया। तो यहां भी ध्यान रखना, ये प्रारंभिक मात्रा और ये शेष रह गई मात्रा, ये बताएगा आपको विघटित परमाणुओं की संख्या। तो आप बिल्कुल इस एग्जाम्पल से समझ लें कि अगर हमसे विघटित परमाणुओं की संख्या पूछता है तो फिर हमें ऐसे दिखाना है, n0 माइनस ए, यानी 60 विघटित हो गए। इससे सोल्व करोगे तो इससे तो आंसर कितना आएगा, 40 आएगा। ये तो बता देगा इतने बचे, ये नहीं बताएगा। अपने नाभिकीय भौतिकी में कोई ऐसा सूत्र नहीं है जो डायरेक्ट बताता हो कि कितने विघटित हो गए, कोई सूत्र नहीं है जो डायरेक्ट ये बता दे। सभी सूत्र अपने को ये बताते हैं कि कितने रह गए, तो रह गए इतने, तो विघटित कितने हो गए, है ना। अब इसके बाद तो गणितीय थोड़ा सा पोर्शन चलेगा, फिर थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल आ जाएगा, चैप्टर अंत के करीब आ जाएगा, है ना। तो बच्चों बस इसमें आज इतना ही। फिर अर्धायु, औसत आयु, क्षय वक्र वगैरह वगैरह फिर अगले नेक्स्ट में ले लेंगे। 1-2 न्यूमेरिकल इसमें साथ में ही बता दूंगा जो काम के होंगे। तो आज इतना ही, है ना, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।